Hello aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. Hope so you all are doing good and your preparation is going well. Today I am going to discuss Super Test Series Part 4 for the Paper 1. तो ऑलरेडी सुपर टेस्ट सीरीज के 3 पार्ट कवर हो गए हैं. अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उनको ज़रूर अटेम्प्ट करिए. वहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइडेड है, तो उन टेस्ट को ज़रूर सोल्व करिए. वहाँ से आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेंगे. और साथ ही साथ थ्योरी क्लासेस को ज़रूर देखिए. थ्योरी क्लासेस के लिए भी 3 वीडियोज़ मैंने प्रोवाइड कर दी हैं. आप थ्योरी क्लासेस को देख नहीं रहे हैं तो आपको पेपर 2 में प्रॉब्लम हो जाएगी. आप जो है थ्योरी क्लासेस को साथ के साथ देखिए, उसको इकट्ठा मत करिए और उसी के बेसिस पे टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है. तो हमारी टीम ने ये एनालाइज किया है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वही बस आंसर सही दे रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है आंसर करेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि वो थ्योरी क्लास नहीं देख रहे हैं. तो पेपर 2 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, हमारी जो थ्योरी है वो सिलेबस के पैटर्न पर ही बेस्ड है और एग्जाम पैटर्न पर हमारे क्वेश्चन बेस्ड हैं बीपीएससी के. तो आप जितना ज़्यादा हो सके उन वीडियोज़ को देखिए और रिवाइज करते रहिए. और जो पीडीएफ हम देते हैं सारी वीडियोस को सुनने के बाद उसके साथ आप जो है रिवीजन कर सकते हैं. देयर आर क्वेरीज रिलेटेड विद कुछ एस्पिरेंट्स के पास जो है वीडियो का लिंक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो. और उसके बाद वहां पर एक बेल का सिंबल बना होगा, तो बेल आइकन पर आपको प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है. इसी से आपको वीडियो का जब भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा या लिंक आपको रिसीव हो जाएगा. तो उससे आप जो है टाइमली वीडियो को देख सकते हैं और आपका कोई भी टेस्ट सीरीज या थ्योरी क्लास मिस नहीं होगी. साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर हम पूरा शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं कि आज कौन सी क्लास है और कितने बजे है. सारा टाइमिंग और शेड्यूल जो है वो टेलीग्राम चैनल पर और पोस्ट पर भी रहता है. तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए. एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप टेलीग्राम ऐप पर जाइए और इसको ज्वाइन कर लीजिए. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टेस्ट सीरीज. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. अच्छे से क्वेश्चन को सुनिएगा और ध्यान से उसको अटेम्प्ट करिएगा. सब टेस्ट खत्म होने के बाद अपने मार्क्स भी आपको कमेंट सेक्शन में, मेन कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज टोटो एल्बा रिसेंटली सीन इन द न्यूज. टोटो एल्बा क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया है. ऑप्शंस आर ए मोस्ट वाइड स्प्रेड स्पीशीज ऑफ फोना रिसेंटली डिस्कवर्ड, हाल ही में खोजे गए जीवों की सबसे व्यापक प्रजातियां. बी इज रॉकी एस्टेरॉयड रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, चट्टानी क्षुद्र ग्रह हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया है. सी इज रेयर बार्न आउल साइटेड इन द बिहार, बिहार में एक दुर्लभ बार्न उल्लू देखा गया है. डी ग्रीक कॉन्टिनेंटल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की ग्रीक महाद्वीपीय प्रजातियां. इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन में. सभी आंसर दीजिए. आंसर इज सी ऑप्शन. तो रिसेंटली बिहार में रेयर एक बार्न आउल साइट किया है, देखा गया है. ये एक उल्लू है, उल्लू प्रजाति का है और ये फॉरेस्ट एरिया ऑफ सुपौल बिहार में पाया गया है. तो सुपौल भी आपको याद रखना है. और साथ ही साथ ये जो बार्न आउल है इट इज़ द नेटिव ऑफ, ये कहाँ पर पाया जाता है, यूएसए में, यूके में और अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में. तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत कम देखा जाता है. तो ये फर्स्ट टाइम जो है ऐसा देखा गया है. तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एज पर द जल शक्ति अभियान. जल शक्ति अभियान के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों की पहचान करें. 1 इज द डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स 1022 to 1210 mm ऑफ द एनुअल रेनफॉल. जिले में वार्षिक 1022 से 1210 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त होती है. 2 इज द गंगा महानदी कोसी रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इट. इस जिले में बहने वाली गंगा महानदी और कोसी नदियां हैं. 3rd इज द अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल एट द डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर टू 5 मीटर. भूमिगत जल 0.5 मीटर से 5 मीटर की गहराई पर उपलब्ध है. तो आपको इसमें से करेक्ट कोड बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये बताया जा रहा है. ए ऑप्शन इज कटिहार, बी इज वेस्ट चंपारण, सी ईस्ट चंपारण, डी रोहतास एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी.
आंसर इज ए ऑप्शन कटिहार। तो एज पर द डाटा ऑफ वाटर कंजर्वेशन के डाटा के तहत जल शक्ति अभियान के दौरान ये डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली ये सब डाटा है, ये भी एग्जाम के लिए जरूरी है, आप इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2022 सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी एवरी ईयर। हर साल 2 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 का विषय क्या है? ए ऑप्शन इज ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। बी इज इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें। सी इज ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि की कार्रवाई। एंड ई इज none of the above, more than one of the above. So try to give your answer in the comment section. सभी आंसर दीजिए। आंसर इज डी ऑप्शन। तो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट थीम देख लेते हैं। सबसे पहले 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये 2022 की थीम है। उसके बाद जो अर्थ डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। इसकी थीम जो है 2022 के लिए वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे थीम। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट होता है। 2022 के लिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम रहेगी ओनली वन अर्थ, और होस्ट कौन करेगा इसको? स्वीडन करेगा। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वेटलैंड डे जो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार की थीम आपको याद रखनी है वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपल एंड नेचर। तो इसको 51 ईयर्स कंप्लीट हो गया एज पर द कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच नोबल गैस इज मेनली यूज्ड इन द एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट्स एंड इन द लाइट हाउसेज। कौन सी ऐसी गैस है जो मुख्य रूप से एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट और लाइट हाउस में उपयोग की जाती है? ऑप्शंस आर ए नियोन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी क्रिप्टन एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सभी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज डी ऑप्शन, इट इज क्रिप्टन गैस। Question number 5 is who is recognized as the SDG Pioneer of the Year by United Nations General Council on June 2021। जून 2021 को UNGC द्वारा वर्ष के SDG अग्रणी के रूप में किसे मान्यता दी गई है? ऑप्शंस आर ए प्रदीप सिन्हा, बी सुमंत सिन्हा, सी ओम प्रकाश सिन्हा and D जयदेव सिन्हा and E none or more than one of the above. So try to give your answer. Comment section में आंसर दीजिए। आंसर इज बी ऑप्शन सुमंत सिन्हा। तो सुमंत सिन्हा जो है ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है रिन्यूएबल पावर के, और इनको रिकॉग्नाइज किया है ग्लोबल लीडर जो वर्क करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो 10 प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट्स के लिए इसके अंदर, और इन्वायरमेंट के लिए भी है, लेबर और एंटी करप्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज पद्म श्री अवॉर्डी इन्वायरमेंटलिस्ट राधा मोहन passes away on June 2021. He belongs to which state? पद्मश्री पुरस्कार विजेता पर्यावरण राधा मोहन का जून 2021 को निधन हो गया था, तो वो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी झारखंड, सी राजस्थान एंड डी उड़ीसा, ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी। आंसर इज डी ऑप्शन उड़ीसा। सो ही इज द फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये फॉर्मर पूर्व सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं और ये प्रोफेसर भी थे, और साथ ही साथ इनको आपको याद रखना है पद्मश्री अवार्ड 2020 में मिला था। किस चीज के लिए? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 7 इज अकॉर्डिंग टू द स्टडी 17 lakes in which city have become the receptacles of untreated sewage and industrial effluent। तो अध्ययन के अनुसार किस शहर की 17 झीलें अशोधित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का कुंड बन गई हैं? ऑप्शंस हैं ए हैदराबाद, बी बैंगलोर, सी कोलकाता, डी पुणे एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी।
आंसर इज बी ऑप्शन बेंगलोर। तो साइंटिस्ट ने टॉक्सिक लेवल ऑफ हैवी मेटल्स को फाउंड किया है जो भी क्रॉप्स ग्रो की जाती है बेंगलुरु एरिया के अंदर। तो ये करंट साइंस न्यूज का पार्ट है, तो ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अराउंड 17 झीलें जो है वहां की बेंगलोर की, उसमें ये पाया गया है और इट इज द अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं जहां पर ये हैवी मेटल्स पाए गए हैं। साथ ही साथ जो वहां पर फार्मर्स है, किसान है, वो यहाँ से सब्जियां भी उगा रहे थे। दे आर ग्रोइंग वेजिटेबल्स विद दिस वाटर। Question number 8. The National Green Tribunal has ordered the State Pollution Control Board to take the remedial action against the pollution of Ballard River in Baddi industrial area of which district and state on the account of leakage from the common effluent treatment plant. National Green Tribunal ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र से रिसाव के कारण किस जिले और राज्य के बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में बलाद रिवर के प्रदूषण के खिलाफ उपचारात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ऑप्शंस हैं ए पटना बिहार, बी शिमला हिमाचल प्रदेश, सी सोलन हिमाचल प्रदेश, डी नोएडा उत्तर प्रदेश एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज सोलन हिमाचल प्रदेश। और दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9. एज पर द रिसेंट व्यू ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हालिया दृष्टिकोण के अनुसार सतत विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं ए द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन इन द एफ्लुएंट डिस्चार्ज हैज बीन फ्रॉम 349.13 मिलियन ऑफ लीटर्स पर डे इन 2017 टू 280.20 मिलियन लीटर्स पर डे इन 2020। तो जो भी अपशिष्ट निर्वहन में परिणामी कमी 2017 में 349.13 मिलियन लीटर प्रतिदिन से 280.20 MLD 2020 में हो गई है। बी ऑप्शन इज द कंप्लायंस स्टेटस ऑफ ग्रोसली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज located in the Ganga main stem and its tributaries improved from 39% in 2017 to 81% in 2020। तो गंगा के मुख्य तने और उसकी सहायक नदियों में स्थित सकल प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुपालन स्थिति 2017 से 39% से बढ़कर 2020 में 81% हो गई है। सी ऑप्शन इज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया 64 districts were front runners and 39 districts were performers in the Niti Aayog North Eastern Region District SDD Index of 2021-22. D option is in August 2021 the Plastic Waste Management Amendment Rule 2021 was notified which is aimed at phasing out single use plastic by 2022. E option is none of the above or more than one of the above. So try to give your answer, comment section में answer दीजिए। This is very important question for the exam. Answer is E option, all statements are correct here as it is। आप इस डाटा को लर्न कर लीजिए। Question number 10 is as per the economic survey 2021-22 what is India's rank in forest area in the world। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार विश्व में वन क्षेत्र में भारत का स्थान कितना है। A is 7th rank, B 8th, C 9th, D 10th and E none or more than one of the above. So try to give your answer. Answer is D option। तो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इंडिया की रैंक जो है वो 10th है एज पर द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो भारत में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 11, लूसी इज अ स्पेस प्रोब ऑफ विच एजेंसी that will complete a 12-year journey to 7 different asteroids, visiting a main belt asteroid as well as 6 Jupiter Trojan asteroid, which share the Jupiter orbit around the sun and orbiting either ahead of or behind the planet। तो लूसी की इस एजेंसी की एक अंतरिक्ष जांच है जो 7 अलग अलग
क्षुद्र ग्रहों के लिए 12 साल की यात्रा पूरी करेगी और एक मुख्य बेल्ट क्षुद्र ग्रह के साथ साथ 6 बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की कक्षा साझा करते हैं। ऑप्शंस आर ए इसरो, बी नासा, सी जाक्सा and D European Union Space Agency and E is none or more than one of the above. So try to give your answer. Comment section में आंसर दीजिए। आंसर इज बी ऑप्शन नासा। तो लूसी मिशन आपको याद रखना है, ये नासा का है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, द रिसर्चर्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड have found that trillions of plastic particles fall along with snow in which country? ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं ने पाया है कि किस देश में अरबों प्लास्टिक के कण बर्फ के साथ गिरते हैं। ऑप्शंस आर ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी स्विट्जरलैंड एंड डी ब्राजील, ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर दीजिए सभी। आंसर इज सी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। तो रिसर्चर्स जो हैं ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड से, उन्होंने फाउंड किया कि ट्रिलियन ऑफ प्लास्टिक पार्टिकल गिरे हुए मिले हैं स्नो के साथ स्विट्जरलैंड में। तो ये पार्टिकल जो हैं ट्रैवल करते हैं 2000 किलोमीटर थ्रू एयर और अबाउट 43 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल जो हैं वो पाए गए हैं एल्प्स ऑफ स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एल्प्स भी पूछ सकते हैं कि एल्प्स माउंटेन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो स्विट्जरलैंड, और ये रिसर्च से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया पार्टिसिपेट्स इन द फ्रेंच मैरीटाइम एक्सरसाइज ला पैरोज विच इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन? भारत ने फ्रांसीसी समुद्री अभ्यास ला प्रोस में भाग लिया। निम्नलिखित में से वो कौन सा समुद्र है? ऑप्शन है ए पैसिफिक ओशन, बी अटलांटिक ओशन, सी इंडियन ओशन, डी मेडिटेरेनियन सी एंड ई इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सभी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन इंडियन ओशन। तो नेवीज ऑफ इंडियाज ने और 3 क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कंट्रीज होती हैं, इसके आपको नाम याद रखने हैं। क्वाड के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है? यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मल्टीलेटरल फ्रेंच मैरीटाइम एक्सरसाइज से, जिसका नाम है ला पैरोज। तो ये एक्सरसाइज जो है ये ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में हुई थी। इसको लीड किया था फ्रेंच नेवी ने। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई इवेंट इंडियन नेवी एसेट्स का हुआ है जिसमें पार्टिसिपेट किया गया फ्रेंच डिफेंस एक्सरसाइज के साथ। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया से कौन कौन सी आईएनएस ने इसमें पार्टिसिपेट किया वो भी याद रख सकते हैं, आईएनएस सतपुड़ा एंड आईएनएस किल्टन। और साथ ही साथ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इसमें पीबीआई जिसका नाम है उसने पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन नंबर 14, which country hosted a 2021 meeting of BRICS finance minister and central bank governors virtually? किस देश ने ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2021 की बैठक वस्तुतः आयोजित की है? ऑप्शंस आर ए रशिया, बी ब्राजील, सी चाइना, डी साउथ अफ्रीका एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर इंडिया है। इंडिया ने 2021 में ब्रिक्स की फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग को होस्ट किया था और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। वर्चुअली ये कॉन्फ्रेंस जो है ऑनलाइन हुई थी, न्यू दिल्ली से इससे हैंडल किया गया था इंडिया ने। और यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स जिनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमन और गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिस्टर शक्तिकांत दास ने इस मीटिंग को चेयर किया था। तो ये पूरा डाटा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये पूरा आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सार्थक इनिशिएटिव फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए सार्थक पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन इज अ टीचर्स फेस्ट शिक्षक पर्व was organized in September 2020
for discussing the recommendation of National Education Policy 2020. तो NPE 2020 की सिफारिशों पर चर्चा के लिए सितंबर 2020 में एक शिक्षक उत्सव शिक्षक पर्व का आयोजन किया गया था. B option is Sarthak will focus on outlining the goals, outcome and time frame that is link the recommendation of National Education Policy with 297 tasks along with responsible agency timeline and 304 output of these tasks. C is it will be updated from time to time based on the input feedback received from the stakeholder. D is Sarthak has been developed by the Ministry of Cooperation. E is none or more than one of the above. So try to give your answer. Comment section में आंसर दीजिए सभी. आंसर इज डी ऑप्शन. तो इसमें डी स्टेटमेंट गलत है. यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आएगी. तो सार्थक कौन डेवलप करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. और फॉर्मर जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया था और ये प्लान को इम्प्लीमेंट किया था स्कूल एजुकेशन के लिए. तो इसको स्टूडेंट और टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट भी बोला जाता है थ्रू द क्वालिटी एजुकेशन. तो सार्थक की फुल फॉर्म भी याद रखनी है और मिनिस्ट्री भी याद रखनी है. Question number 16. Which of the following statement is not correct regarding the National Hydrogen Mission? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A is during the Union Budget 2020-21, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced the launch of National Hydrogen Energy Mission for generating the hydrogen from green power sources. तो केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू करने की घोषणा की थी. B is the main purpose of this mission is to draw up a road map for using the hydrogen as a energy source. तो इस मिशन का मेन मुख्य उद्देश्य है कि हाइड्रोजन को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है. C is an amount of 1500 crore was set aside to achieve India's target of 175 gigawatt by 2022 as per this policy. तो 2022 तक भारत ने 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और 1500 करोड़ रुपए की राशि अलग रखी गई है इस मिशन से संबंधित. डी ऑप्शन इज इट एम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया into a global hub for manufacturing hydrogen and fuel cell technology. इसका लक्ष्य भारत को हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है. ई ऑप्शन इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में पॉलिसी से रिलेटेड. आंसर दीजिए सभी. आंसर इज ए ऑप्शन. तो ए ऑप्शन में बजट 2020-21 की जगह आएगा 2021-22. तो ये यूनियन बजट 2021-22 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया था लॉन्च ऑफ नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, जिसको NHEM भी बोलते हैं. एम ऑफ दिस मिशन इज फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द ग्रीन पावर सोर्सेज. तो ये जो हाइड्रोजन मिशन है ये ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के नाम से शुरू करने की घोषणा की गई है 2021-22 के केंद्रीय बजट के दौरान. क्वेश्चन नंबर 17. हाइड्रोजन फ्यूल इज अ जीरो एमिशन फ्यूल which can be produced from a variety of domestic resources like. हाइड्रोजन ईंधन एक शून्य उत्सर्जन ईंधन है जिसे विभिन्न प्रकार के घरेलू संसाधनों से उत्पादित किया जा सकता है. ऑप्शंस आर ए नेचुरल गैस, बी बायोमास, सी सोलर पावर, डी विंड पावर. ए प्राकृतिक गैस, बी बायोमास, सी सौर ऊर्जा एंड डी पवन ऊर्जा एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी. आंसर इज ई ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव. तो हाइड्रोजन ईंधन एक शून्य उत्सर्जन ईंधन है जिसे प्राकृतिक गैस,
बायोमास और सौर और पवन जैसे नवीनीकरण ऊर्जा जैसे विभिन्न घरेलू संस्थानों से उत्पादित किया जाता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल ये जीरो एमिशन फ्यूल है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये बहुत सारी घरेलू डोमेस्टिक रिसोर्सेज से, वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज से प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि नेचुरल गैस होगी, बायोमास और रिन्यूएबल पावर जैसे कि सोलर और विंड है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, ऑप्शन दे देंगे क्वेश्चन में, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए रिन्यूएबल क्या है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर virtually addressed the 17th BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Ministerial Meeting held virtually from which country? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वस्तुतः किस देश से 17वीं बिम्स्टेक मंत्रिय स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? ए इज भूटान, बी थाईलैंड, सी म्यांमार, D श्रीलंका एंड E none or more than one of the above. So try to give your answer. कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे 67 बीपीएससी का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं या सीडीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप सॉल्व करते रहिए और क्वेश्चन का लेवल बताइए आपको कैसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में लेक्चर खत्म होने के बाद मेन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फीडबैक दीजिएगा आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। आंसर इज डी ऑप्शन श्रीलंका। तो ये याद रखना है, इसको होस्ट किसने किया है? श्रीलंका से ये वर्चुअली होस्ट की गई है और इंडिया की तरफ से किसने इसको एड्रेस किया है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। क्वेश्चन नंबर 19, BIMSTEC is a group of 7 Asian countries. Which of the following country is not the member of this group? BIMSTEC 7 एशियाई देशों का एक समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस समूह का सदस्य नहीं है? ए इज पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी थाईलैंड एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ई ऑप्शन। तो इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है ये बिम्स्टेक ग्रुप के अंडर नहीं आते हैं, तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। बिम्स्टेक जो है 7 कंट्रीज का एक ग्रुप होता है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 20, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन on 5th April 2021 signed the legislation that could theoretically mean he stays in power till which of the following? तो 5 अप्रैल 2021 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए थे जिसका सैद्धांतिक रूप से मतलब हो सकता है कि वह कब तक सत्ता में बने रहेंगे। ए ऑप्शन इज 2030, बी 2025, C 2036 and D 2050 and E none or more than one of the above. So try to give your answer. Comment section में आंसर दीजिए सभी अपना। आंसर इज C ऑप्शन 2036। Question number 21, which state became first state to commission farm-based solar power project under PM कुसुम स्कीम? कौन सा राज्य PM कुसुम योजना के तहत फार्म आधारित और ऊर्जा परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी तेलंगाना एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका राजस्थान। तो राजस्थान ने कमीशन किया इंडिया का फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट अंडर पीएम कुसुम योजना। तो पीएम कुसुम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो ये स्कीम जो है विलेज भालोजी कोटपुतली जयपुर राजस्थान से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम? कौन से मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना शुरू की थी? ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय, बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय,
डी इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। डी ऑप्शन इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका डी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये स्कीम जो है 2019 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन एम ऑब्जेक्टिव जो है वो फाइनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। इसका एम भी याद रखना है कि इसमें सोलर और अदर रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ 25,750 मेगावाट ऐड करनी है बाय 2022 और फाइनेंशियल सपोर्ट बजट इसका कितना है 34,422 करोड़ है। और स्कीम के तीन मेन कंपोनेंट है, ये आपको याद रखने हैं। एक तो सबसे पहले है 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट जो है वो बैरन लैंड पे सेटअप करना है। दूसरा है 1,750 लाख की इंस्टॉलेशन करनी है अलोंग द सोलर एग्रीकल्चर पंप। थर्ड ए में इसमें सोलराइजेशन करनी है, सौरकरण करना है 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स का। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डिड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010 केम इनटू फोर्स? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 कब लागू हुआ था? ए ऑप्शन इज 2 जून 2010, बी इज 5 जून 2012, सी 16 सितंबर 2015 एंड डी इज 22 अप्रैल 2019, ई इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ए ऑप्शन, 2 जून 2010 को एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 पार्लियामेंट ने बनाया था और इसमें क्रिएशन किया गया था स्पेशल ट्रिब्यूनल्स का जो हैंडल करेंगे रिलेटेड विद डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड विद द इन्वायरमेंटल इशू। तो ये पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं या निपटान करने से रिलेटेड जो भी समस्या है उससे अकॉर्डिंग क्रिएशन करेंगे। एनजीटी जो है एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। Question number 24. The Central Pollution Control Board of India is a statutory organization under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was established in which year? भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है। यह कब स्थापित किया गया था? ऑप्शंस आर ए 1974, बी 1989, सी 2000, D 2005 and E none or more than one of the above. So try to give your answer. Comment section में आंसर दीजिए। आंसर इज ए ऑप्शन 1974। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। वाटर एक्ट 1974 के तहत इसको 1974 में 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था। Question number 25. Indian Railways completes the arc of world highest rail bridge being built over which river of India? भारतीय रेलवे ने भारत की किस नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का आर्च पूरा किया है? ऑप्शंस आर ए ब्रह्मपुत्रा रिवर, बी झेलम रिवर, सी गंगा रिवर एंड डी चेनाब रिवर एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज डी ऑप्शन चेनाब रिवर। तो इसमें हिस्ट्री में इंडियन रेलवेज ने 5.6 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ मेटल को फिट किया। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आर्क ऑफ वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया है चेनाब रिवर के ऊपर जो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये ब्रिज जो है अराउंड 35 मीटर हायर है एफल टावर से भी। क्वेश्चन नंबर 26. आरबीआई हाइक द मैक्सिमम बैलेंस लिमिट फॉर एन इंडिविजुअल कस्टमर इन अ पेमेंट बैंक फ्रॉम 1 लाख टू हाउ मच ऑफ द फॉलोइंग? आरबीआई ने भुगतान बैंक में व्यक्तिगत ग्राहक के लिए अधिकतम शेष राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शंस आर ए 5 लाख, बी 7 लाख, सी 9 लाख, डी 10 लाख एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो जो आरबीआई है वो हाइक करता है लिमिट ऑफ मैक्सिमम बैलेंस की फॉर एन इंडिविजुअल कस्टमर जो होल्ड करता है पेमेंट बैंक ऑफ 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख ऑप्शन में गिवन ही है इसलिए आंसर ई हो जाएगा।
Question number 27. Which of the following statement is are not correct about the national policy on rare diseases of 2021? दुर्लभ रोगों पर राष्ट्रीय नीति 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A option is along with lowering the cost of treatment of rare diseases, the policy aim to increase the focus on indigenous research and local production of medicine. तो दुर्लभ बीमारियों की इलाज की लागत को कम करने के साथ नीति का उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान और दवाओं के स्थानीय उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना है. बी ऑप्शन इज those who are suffering from the rare diseases that require one time treatment will have the financial support of up to 10 lakh under the umbrella scheme. तो जो भी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं जिन्हें एक बार इलाज की आवश्यकता होती है उन्हें छत्र योजना के तहत 10 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलेगी. C option is a national hospital based registry of rare diseases will be created to ensure the adequate data and comprehensive definition of such diseases are available for those interested in the research and development. तो पर्याप्त डाटा सुनिश्चित करने के लिए दुर्लभ बीमारियों की एक राष्ट्रीय अस्पताल आधारित रजिस्ट्री बनाई जाएगी और ऐसी बीमारियों की व्यापक परिभाषाएं उपलब्ध की गई हैं. D option is through the help of health and wellness centers, district early intervention center and counseling, the policy aim to screen and detect the rare diseases at early stages, which will in turn help in their prevention. E option is none or more than one of the above. So try to give your answer. आपको नोट करेक्ट बताना है कौन सा सही नहीं है related with this policy. आंसर इज बी ऑप्शन. तो बी ऑप्शन में फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो अप टू 20 लाख होगी, 20 लाख तक है. तो ऑप्शन में 10 लाख है, वहां पर 10 की जगह 20 लाख आ जाएगा. अदर ऑप्शन करेक्ट है. आप एज इट इज इस पॉलिसी को यहां से लर्न कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रेयर डिजीजेस? दुर्लभ रोगों के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वन इज अ रेयर डिजीज इज एनी डिजीज that affect a small percentage of the population. एक दुर्लभ बीमारी कोई भी बीमारी है जो आबादी के एक छोटे प्रतिशत को प्रभावित करती है. 2 is an orphan disease is a rare disease. एक अनाथ रोग एक दुर्लभ रोग है. 3rd is most rare diseases are not genetic. अधिकांश दुर्लभ रोग आनुवांशिक नहीं होते हैं. ऑप्शंस आर A 1 and 2 only, B 2 only, C 3 only and D 1 only, E none or more than one of the above. So try to give your answer. Comment section में आंसर दीजिए सभी. आंसर इज सी ऑप्शन. तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट गलत है. यहाँ पर जो रेयर डिजीज होती है वो रेयर डिजीजेस जेनेटिक होती है, तो वहां पर नॉट जेनेटिक दिया है. तो जितनी भी मोस्टली रेयर डिजीज होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं थ्रू आउट द पर्सन, पूरी लाइफ टाइम में होती हैं और इनका कोई भी सिम्टम जो होता है वो इमीडिएटली अपीयर नहीं होता है. तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो अर्ली लाइफ में अपीयर हो जाती है. अबाउट 30% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो रेयर डिजीज के साथ डाई करते हैं बिफोर दे रीच देयर 5th बर्थडे. तो राइबोस 5 फॉस्फेट आइसोमेरेज डेफिशिएंसी को आपको याद रखना है, ये रेयरेस्ट नॉन डिजीज है. क्वेश्चन नंबर 29. डी पोषण मिशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? डी पोषण मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी पशुपति और मत्स्य मंत्रालय, डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी. आंसर इज ए ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका सही आंसर है. डीप ओशन मिशन एक इंडियन इनिशिएटिव है जिसमें डीप ओशन का एक्सप्लोरेशन किया जाता है, फोकस किया जाता है. ये इसमें इंडिया के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है उसको मेनली इस मिशन में फोकस किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 30. द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? रक्त के अध्ययन के रूप में क्या जाना जाता है? ए ऑप्शन इज पैलेंटोलॉजी, बी इज फाइकोलॉजी, सी साइटोलॉजी, डी हिस्टोलॉजी एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए.
आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी जो होता है एक स्टडी होती है ब्लड और ब्लड डिसऑर्डर्स की, और साथ ही साथ हेमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हाईली ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं डिजीजेस के अंदर ब्लड और ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 31, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आईज इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। सामान्य मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 30 सेंटीमीटर एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, which organization has been developed SpO2 blood oxygen saturation supplemental oxygen delivery system for the soldiers posted at the extreme high altitude area। किस संगठन ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए SpO2 पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है? ऑप्शंस आर ए इसरो, बी DRDO, सी यूनेस्को, डी इफ्को एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज बी ऑप्शन DRDO। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है SpO2 ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम सोल्जर्स के लिए जो एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following type of hydrogen is generated from renewable energy resources। निम्नलिखित में से किस प्रकार का हाइड्रोजन नवीनीकरण ऊर्जा संस्थानों से उत्पन्न होता है? ए ग्रे हाइड्रोजन, बी रेड हाइड्रोजन, सी ब्लैक हाइड्रोजन, डी ब्लू हाइड्रोजन एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन आंसर आ जाएगा। ये ग्रीन हाइड्रोजन जो होती है इट इज मेड बाय यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से बनती है। इसमें स्प्लिट किया जाता है वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। तो ये जो ये प्रोसेस होती है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पावर की जाती है, जैसे कि विंड सोर्सेज का यूज किया जाता है या फिर सोलर पावर का इसके अंदर, और फिर इस हाइड्रोजन को रेफर किया जाता है एज बीइंग यूज्ड एज अ ग्रीन हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत योजना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना आयुष्मान भारत योजना का एक अभिन्न अंग है? ए इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, बी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सी इज आयुष्मान CAPF, डी आयुष्मान भारत PM जय सेहत एंड ई इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस फंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसका मेन एम होता है कि ये फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के लिए फॉर द लो इनकम अर्नर्स इन द कंट्री। तो जिनकी इनकम जो है कम है उनके लिए ये फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 35, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज अ नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम अंडर विच मिनिस्ट्री। तो आपको बताना है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की भारत सरकार की एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका मंत्रालय कौन सा है? ए इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जनजातीय मामलों के मंत्रालय, बी इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट शहरी विकास मंत्रालय, सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, डी इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, और ई इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो मिनिस्ट्री है मंत्रालय है वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये लॉन्च कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को।
Question number 36. Prime Minister Narendra Modi launched a climate and green energy agenda of 2030 partnership with which country? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी शुरू की है? ऑप्शंस आर ए कनाडा, बी मैक्सिको, C Australia and D USA. E none or more than one of the above. So try to give your answer. Comment section में आंसर दीजिए. ये भी important question है बहुत. Answer is D option USA. Question number 37. India's per capita carbon footprint is how much percentage lower than the global average? भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट वैश्विक औसत से कितना प्रतिशत कम है? ऑप्शंस आर ए 10%, बी 30%, C 60% and D 80% and E none or more than one of the above. So try to give your answer. Comment section में आंसर दीजिए सभी. आंसर इज सी ऑप्शन 60%. तो 60% इसका आंसर है. इंडिया का जो पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट है वो 60% लोअर है देन द ग्लोबल एवरेज, वर्ल्ड के एवरेज से. तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है. ये टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है विच आर कोज्ड बाय द इंडिविजुअल, जिसका कारण या तो कोई इंडिविजुअल होता है या कोई इवेंट के थ्रू ही होती है जनरेट, या ऑर्गेनाइजेशन के या कोई भी सर्विसेज या प्रोडक्ट के द्वारा. तो दीज आर एक्सप्रेस्ड एज द कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट. तो इसको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? कार्बन फुटप्रिंट को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट की. क्वेश्चन नंबर 38. वर्ल्ड फेमस ईमा कैथल, a century-old market run exclusively by the women, is located in the heart of which state of India? तो विश्व प्रसिद्ध ईमा कैथल एक शताब्दी पुराना बाजार जो विशेष रूप से महिला द्वारा चलाया जाता है, भारत के किस राज्य के केंद्र में स्थित है? ए इज गुवाहाटी, बी इम्फाल, सी एजावल एंड डी अगरतला. ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन इम्फाल. तो इसमें मणिपुर इज द राइट आंसर. मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल. तो आप अच्छे से याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? ए ऑप्शन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्याय. बी इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन. सी इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद. डी ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप परिषद. एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर दीजिए सभी. आंसर इज बी ऑप्शन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो 6 मेन ऑर्गन्स हैं यूएन के, याद कर लीजिए. 1 है जनरल असेंबली, 2 सिक्योरिटी काउंसिल, 3 ट्रस्टीशिप काउंसिल, 4th इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, 5th इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड 6 इज सेक्रेटरीट. तो WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की. एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. एस्पिरेंट्स, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं? वीडियो खत्म होने के बाद, लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में, मेन कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें. क्वेश्चन नंबर 40. विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी कंज्यूम द मैक्सिमम केमिकल फर्टिलाइजर इन टर्म्स ऑफ kg पर हेक्टेयर ड्यूरिंग 2019-20? वर्ष 2019-20 के दौरान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने किलो हेक्टेयर के मामले में अधिकतम रासायनिक उर्वरकों की खपत की है? ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी पुडुचेरी एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो गिव योर आंसर. कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी. आंसर है इसका डी ऑप्शन पुडुचेरी. तो पुडुचेरी ने टॉप किया है इन द कंजप्शन ऑफ मेजर फर्टिलाइजर. तो सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर को कंज्यूम किया है, यूज किया है, खपत की है, वो कौन है? पुडुचेरी है. 2015-16 से लेके 2019-20 तक इन kg पर हेक्टेयर. सेकंड नंबर पे तेलंगाना है और थर्ड पे पंजाब है. क्वेश्चन नंबर 41. विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ मॉडल स्टेट and winner state in the implementation of वन धन विकास योजना? वन धन विकास योजना के
क्रिया बनने में किस राज्य को आदर्श राज्य और विजेता राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए केरला, बी असम, सी मध्य प्रदेश, डी मिजोरम एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर होगा मणिपुर. मणिपुर जो एक मॉडल स्टेट है फॉर द वंदन विकास योजना. क्वेश्चन नंबर 42. एक्स्ट्रा नंबर ऑफ विच क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउन सिंड्रोम मोंगोलॉइड इडियट इन द मैन. मनुष्य में डाउन सिंड्रोम के लिए किस गुणसूत्र की अतिरिक्त संख्या जिम्मेदार है? ए 15+X क्रोमोसोम, बी Y क्रोमोसोम, सी X क्रोमोसोम, डी क्रोमोसोम नंबर 21 एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. आंसर इज डी ऑप्शन, कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21. तो इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कंटेंट होता है ये अराइज होता है थ्रू डिफरेंट वेज. बहुत ज्यादा तरीके होते हैं इसके. जैसे कि मोस्ट कॉमन तरीका या कारण इसका है जो 92 से 95% ऑफ केसेस हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम 21 की वो रिजल्ट करती है ट्राइमोसोमी 21 के अंदर. और जो सबसे कम अराउंड 1% से 2.5% ऑफ केसेस हैं उसके अंदर जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो नॉर्मल होते हैं. एंड अदर सेल्स हैव द ट्राइसोमी 21 विच इज द मेन कॉज ऑफ द डिजीज मोज़ेक डाउन सिंड्रोम. तो जिस ट्राइसोमी 21 जो डिफेक्टेड सेल होते हैं इनके कारण मोज़ेक डाउन सिंड्रोम कॉज होता है. तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 43. विच पार्ट ऑफ द सिनामोन ट्री इज यूज्ड इन द कॉन्डिमेंट्स एंड मेडिसिन्स. दालचीनी के पेड़ के किस भाग का प्रयोग मसालों और औषधियों में किया जाता है? ऑप्शंस आर ए रूट्स, बी वुड, सी फ्लावर बर्ड एंड डी बार्क. तो जड़ें, लकड़ी, फूल कलियां या बार्क. एंड ई इज नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी. आंसर इज डी ऑप्शन, बार्क. तो सिनामोम बार्क जो होते हैं ये स्पाइसेस होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, पूरा साल अवेलेबल होते हैं ये. और ये मोस्ट आइडल कंज्यूम किए जाते हैं जैसे कि टी वगैरह में विंटर के टाइम पे ज्यादा यूज किए जाते हैं इनको. दे हैव अ स्वीट टेस्ट एंड आल्सो वेरी एरोमेटिक. तो इनमें से बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है और खुशबू भी आती है. क्वेश्चन नंबर 44. हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. पौधों और जानवरों के द्विपद नामकरण के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शंस आर ए चार्ल्स डार्विन, बी जे.डी. हुकर, सी कार्ल लिनेनियस, डी ए.आर. वॉलेस एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी. आंसर इज सी ऑप्शन, कार्ल लिनेनियस. तो कार्ल लिनेनियस एक स्वेडिश बोटानिस्ट थे जो जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था टू नेम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. क्वेश्चन नंबर 45. इंडिया हैज फाइनलाइज्ड द होयसाला टेम्पल्स लोकेटेड इन विच स्टेट हैज इट्स नॉमिनेशन फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट फॉर 2022-23. भारत ने 2022-23 के लिए विश्व धरोहर स्थलों की सूची के लिए किस राज्य में स्थित होयसाला मंदिरों को अंतिम रूप दिया है? ऑप्शंस हैं ए केरला, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना एंड डी आंध्र प्रदेश, ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. सो इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका. तो ये जो टेम्पल हैं ये बिल्ड किए गए बने हुए हैं बैंक ऑफ लार्ज मैन में लेक्स के ऊपर. तो इनको स्पॉन्सर किसने किया था? किंग विष्णुवर्धन ने. और होयसाला एम्पायर से बिलोंग करते थे और इन्होंने इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी अराउंड 1121 सीई में. और ये कंप्लीट कब हुए थे? 1160 सीई में. Question number 46. Which Indian athlete has been nominated for the Laureus World Breakthrough of the Year 2022 award? Laureus World Breakthrough of the Year 2022 पुरस्कार के लिए किस भारतीय एथलीट को नामांकित किया गया है? ए इज पीवी सिंधु, बी हिमा दास, सी नीरज चोपड़ा, डी मैरी कॉम एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर दीजिए सभी.
आंसर इज सी ऑप्शन, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जो है ही इज नॉमिनेटेड एज अ लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 47, विच इंडियन प्लेयर हैज वन द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021? किस भारतीय खिलाड़ी ने 2021 का वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ए नीरज चोपड़ा, बी पी.आर. श्रीजेश, सी रानी रामपाल, डी सेकोम मीराबाई चानू एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज बी ऑप्शन, पी.आर. श्रीजेश। तो इंडिया मैन हॉकी प्लेयर है पी.आर. श्रीजेश, इन्होंने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। क्वेश्चन नंबर 48, scattered over the entire sea floor are thousands of submerged volcanoes with the sharp top called as। पूरे समुद्र तल पर बिखरे हुए हजारों जलमग्न ज्वालामुखी नुकीले हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ए ग्योर्ड्स, बी ट्रेंच, सी एबिसल प्लेन, डी सी माउंट्स एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हमें आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका डी ऑप्शन, सी माउंट। तो सी माउंट एक लार्ज जियोलॉजिक लैंडफॉर्म एरिया होता है जो राइज करता है फ्रॉम द ओशन फ्लोर से, और ये जो है वाटर सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए ये आइलैंड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 49, इन प्रिंसिपल अप्रूवल अकॉर्डिंग टू द लार्जेस्ट इंडियन न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग साइट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के किस राज्य में सबसे बड़े भारतीय परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है? ए इज उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटका, डी महाराष्ट्र एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज डी ऑप्शन, महाराष्ट्र। तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो हैं इनको अप्रूवल दी गई है अकॉर्डिंग टू द साइट इन महाराष्ट्र जैतपुर में। तो ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग साइट है इंडिया की और इसकी कैपेसिटी है 9900 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 50, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन अमर्ज्ड ऑन द टॉप ऑफ द लार्ज स्टेट्स कैटेगरी ऑन द इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी? भारत का कौन सा राज्य बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर सूचकांक पर बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर उभर कर आया है? ऑप्शंस आर ए बिहार, बी वेस्ट बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी। आंसर इज बी ऑप्शन, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल टॉप पर है इस इंडेक्स में और ये इंडेक्स रिलीज करता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो बॉटम में सबसे नीचे कौन है? बिहार। लार्ज स्टेट कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, इसमें आप स्कोर भी याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल का है 58.95 पॉइंट्स। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सुपर टेस्ट सीरीज। होप सो आप सबको बहुत पसंद आई होगी और आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं सभी बताइए जल्दी से। तो ऐसे ही हम आपको और ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड विद द पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 के लिए हम कोई थ्योरी नहीं प्रोवाइड करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे सुपर टेस्ट सीरीज के द्वारा यहाँ पर कंप्लीट कर दिए जाएंगे, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 के लिए आप बस हमारा टेलीग्राम चैनल देखते रहिए और ये सारी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहिए और इंपॉर्टेंट बुलेटिन को देख लीजिए। तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पेपर 1 में यहीं से कवर हो जाएंगे। पेपर 2 के लिए थ्योरी क्लास को देखना बहुत जरूरी है। थ्योरी क्लास को देखिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए और अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिए और साथ ही साथ सुपर टेस्ट सीरीज को भी सुनिए और सॉल्व करिए। तो वहीं से आपके पूरे पेपर 2 की तैयारी हो जाएगी। हमारी जो टेस्ट सीरीज है और जो हमारी थ्योरी क्लासेस हैं वो सिलेबस के ऊपर बेस्ड है और साथ ही साथ बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। तो आपको यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, 67 बीपीएससी सीडीपी हो और साथ ही साथ पब्लिक सैनिटरी ऑफिसर के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज यहाँ पर सारा सिलेबस हम कवर करेंगे विद द वीडियोस। तो अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि हम यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे तो आपको बहुत जल्द पता ही चल जाएगा। एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और साथ ही साथ आपके टेस्ट सीरीज भी प्रिपेयर हो जाएंगे। बस आपको भी ऐसे मेहनत करनी है जैसे हम मेहनत कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और अपने ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को पहुंचाइए सो दैट उनको भी एक राइट गाइडेंस मिल सके और वो भी एग्जाम को इजिली क्रैक कर सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास जो है वो थ्योरी क्लास होगी। आप कोशिश करिएगा कि लाइव सेशन में आके थ्योरी क्लास को कवर कर और कोई भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।